हम्म, हेलो एवरीवन, आई एम शुभम और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल तक के जो क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ तक छोड़ दिए थे। कंसाइनमेंट वाला हमने ये कर लिया था पूरा, है ना। और मैं बता दूं, कल का आपका रेस्पॉन्स वीडियो को लेके काफ़ी अच्छा रहा था, तो मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और ऐसे ही प्लीज़, अगर आपको काम अच्छा लगता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो शेयर कर दीजिए करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, बस और कुछ नहीं है। इंसान थोड़ा मोटिवेटेड रहता है तो अगले दिन उसे वीडियो बनाने की थोड़ी के लिए थोड़ा और अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए, 57 तक हमने कर लिया था, आगे देखते हैं क्या। EOQ के क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके इसमें, तो मैं ये कह रहा था कि EOQ के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हर साल आ रहा है EOQ का। इनके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, देखो प्रैक्टिकल में डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हो गए, EOQ हो गए, कंसाइनमेंट हो गए, तो ये सब आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसमें दे रखा है कि एवरेज वीकली कंजप्शन है आपका 28 यूनिट्स और ये ऑर्डरिंग लेवल निकालना है आपको, और लीड टाइम है आपका 5 वीक्स। लीड टाइम तो मतलब ये है कि कितने समय में आपका जो गुड्स आप तक पहुंच जाता है एक तरीके से। ठीक है, ओके। मैक्सिमम टाइम कितना लगता है आपके गुड्स को आपके गोडाउन तक पहुंचने में। ठीक है, ओके। वैसे ये देखा जाए तो ये रीऑर्डरिंग लेवल इसे कहते नहीं है, यहाँ पे ये क्वेश्चंस गलत दे दिया। यहाँ पे इनको डेंजर लेवल लिखना चाहिए था, बट इन्होंने रीऑर्डरिंग लेवल लिख दिया। कोई नहीं, हम बट अगर यहाँ पे डेंजर लेवल भी लिखा होगा तो हम क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और कोई डाटा दे ही नहीं रखा है, इन्होंने सिर्फ दो चीज़ें दे रखी हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं साइड में। आइए, क्वेश्चन जौन सा भी है, तो इसमें हमसे पूछा रीऑर्डरिंग लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, रीऑर्डरिंग लेवल का वैसे तो फॉर्मूला होता है आपका मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जो होता है मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग रीऑर्डर पीरियड। बट देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें दी नहीं रखी है, डाटा ही नहीं दे रखा है। इसको तो चलो हम मैक्सिमम पीरियड मान लेंगे, ठीक है। पर ये वीकली एवरेज कंजम्पशन दे रखा है इन्होंने, तो हम इसको डेंजर लेवल के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो आइए चलो, स्लैश लगा के मैं डेंजर लेवल भी लिख देता हूँ। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है देखिए, इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल, शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है, फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो भी ले सकते हैं, और नहीं ले रखा हुआ है तो आप जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखा जाएगा तो इसमें एवरेज कंजम्पशन दे रखा है ना। ये एवरेज कंजम्पशन दे रखा है, मैक्सिमम पीरियड दे रखा है आपको, चलिए 5 वीक्स का। तो नॉर्मल कंजम्पशन को, एवरेज कंजम्पशन को हमने नॉर्मल कंजम्पशन मान लेते हैं जब हमें कुछ दे ही नहीं रखा है, 28। और मैक्सिमम पीरियड आपका हो गया 5, है ना। तो 8 5 से 40 की 0, है ना, हाथ लगी 4, 5 2 या 10 और 4 140। वैसे क्वेश्चन इन्होंने गलत बनाया है, इनको यहाँ पे या तो डेंजर लेवल लिखना चाहिए, है ना, या तो यहाँ पे डेंजर लेवल लिखना चाहिए, या फिर इनको और यूनिट और डाटा देना चाहिए रीऑर्डरिंग लेवल को कैलकुलेट करने का। बाकी
इस केस में सिर्फ आंसर यही बन सकता है। और चक्कर में बताऊँ ना कि ईओक्यू का कंसेप्ट बहुत ही कुछ अलग सा है, डाइवर्सिफाइड टॉपिक है। मतलब ये कि कहीं कहीं पे आप देखोगे किसी किसी बुक्स में कुछ मतलब यह है कि नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन से सॉल्व करते हुए दिखाएंगे क्वेश्चन को, किसी किसी में मैक्सिमम से दिखाएंगे, किसी किसी में दोनों का एवरेज लेके दिखाएंगे। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से चीज़ें दे रखी हैं। बट मैं ये कोशिश करूँगा कि आप क्या है, आप अपनी जेन्युइन तरीके से करिए। जो भी मैंने यहाँ पे और कोई हम पे डाटा ही नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें यही मान के चलना पड़ा कि ये डेंजर लेवल को ही रीऑर्डरिंग लेवल मान के चल रहे हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका है, तो आपका क्वेश्चन बनता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, ये रेम्यूनरेशन से आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसे तो आप अपने जो मैथ में मैथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैथ का वर्क एंड टाइम वर्क वाला, उससे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि टोटल रेम्यूनरेशन दे रखी है 3600 रुपये। ठीक है, और ए और बी अलोन करते हैं, मतलब अकेले अकेले ये काम कर लेते हैं। ठीक है, कितने कितने दिनों में, 12 और 24 दिनों में। ठीक है, रेम्यूनरेशन ए की क्या होगी अगर वो खुद ही सारा काम करे। तो चलिए देखते हैं क्या होगी रेम्यूनरेशन। इधर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है ए जो काम कर रहा है अकेला कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, बी जो अकेला काम कर रहा है वो कर रहा है 24 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लिया और मैक्सिमम वर्क हमने मान लिया, चलो 24 दिन, जो हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया 24 आपका टोटल वर्क। एक दिन मतलब जी 12 दिन में काम करता था इसी काम को, और जी करता था 24 दिन में। ठीक है, तो वन डे वर्क निकाल लेंगे हम। एक दिन में कितना कितना काम कर लेते हैं दोनों। एक दिन में ये कितना कर लेगा, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। टोटल वर्क हो गया 24, वन डे वर्क हो गया 12। तो एक दिन में ए कितना काम कर लेता है, 2 काम कर लेता है। ठीक है, ऐसे बी 1 काम कर लेता है एक दिन में। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, दोनों मिला के ये कर लेते हैं एक दिन में काम आपका 3 काम कर लेते हैं दोनों मिला के। ठीक है, अब ये दोनों मिला के 3 काम कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, दोनों मिला के एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। ठीक है, तो तीन तीन काम कर लेते हैं, तो 3 के हिसाब से आपकी रेम्यूनरेशन दे रखी है टोटल, दोनों की मिला के ही तो रेम्यूनरेशन दे रखी है। दोनों की रेम्यूनरेशन मतलब दोनों की सैलरी मिला के 3600 दे रखी है। और 3600 का मतलब क्या है कि जब दोनों काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, तब उनकी 3600 आमदनी होती होगी ना। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 3 काम जब करेंगे तो इनको कितने रुपए मिलेंगे, 3600 रुपये मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कि ए का काम कितना है 2 और बी का काम है 1। ठीक है, यदि ए पूरा काम करे ना, पूरा की पूरा वर्क ए ही करेगा, तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए करेगा अगर पूरा की पूरा एक काम कर लेगा तो ए करेगा 12 दिन में। बट ए की जो ए काम कितना करेगा, 2 के हिसाब से करेगा। एक दिन में 2 का काम करता है, तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 36 है, तो 3600 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से चला गया 1200 बार, सॉरी हाँ 1200 बार ही तो गया, इंटू 2 इक्वल टू 2400। तो जो रेम्यूनरेशन है 3600 में 3603 के काम के थे टोटल। ये देखिए मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया हो तो वैसा ईजी है। ये क्वेश्चन आपने मैथ में किए होंगे टाइम वर्क वाले चैप्टर में। तो एक दिन में कितना काम, वो ए कितने दिन में करता था, 12 दिन में काम करता था। बी 24 दिन में काम करता था। टोटल वर्क हमने निकाला, टोटल वर्क कितना आ गया 24। टोटल वर्क 24 है, तो एक दिन में कितना कितना काम करेंगे फिर ये बी कर लेगा। बी जब एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 12 दिन में पूरे 24 काम कर लेगा। ऐसे ही एक दिन का बी का काम आ गया 1, तो टोटल इनका काम हो गया तुम्हारा 3। अब वो बोल रहा है कि टोटल जो रेम्यूनरेशन है, यहाँ पे देखो टोटल जो रेम्यूनरेशन, टोटल सैलरी दोनों को मिल जाती है। एक ही काम की टोटल रेम्यूनरेशन जो उनको मिल जाती है वो 3600 रुपये। तो मतलब 3 काम जो टोटल दोनों मिलकर करते हैं उसके उनको 3600 रुपये मिल जाते हैं, जिसमें से 2 काम आपके
कौन करता है? ए करता है। तो यदि ए पूरा ही पूरा काम करे तो पूरा काम करेगा, मतलब अपने 2 की स्पीड के हिसाब से काम करेगा, 2, है ना। तो ये 2 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो 2400 रुपये उसकी सैलरी बन जाती है ना। तो ए की रेम्युनरेशन कितनी होगी यहाँ पे? 2400 रुपये बन जाएगी यदि ए और बी मिलके काम करते हैं एक साथ, तो ठीक है। और यहाँ पे अगर बी की पूछ ली जाती तो बी की हो जाती है आपकी 1200। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलें आगे। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चंस कराते वक्त मेरे को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल कराना ज़्यादा वो है। ठीक है, चलें अगला है, यही है शायद। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, किससे रिलेटेड। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर, एबीसी लिमिटेड एक सिंगल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं जिनकी सेलिंग प्राइस है 20 रुपये, फिक्स कॉस्ट है आपकी 60,000 रुपये पर एनम, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो है आपका 40%। एबीसी लिमिटेड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, यूनिट्स के बारे में, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट पूछ रहा है। चलिए तो निकालने की कोशिश करें इसे। देखते हैं कैसे निकलेगा जी। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 82। अच्छा देखिए, जब जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आराम से ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपका कुछ जल्दबाजी कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या डाटा दे रखा है। भाई देखिए, सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है आपका 20 रुपीज़। ठीक है, और क्या दे रखा है इसके अलावा? और दे रखा है आपका, इसे छोटा कर लेते हैं तब लिखेंगे, यहाँ इधर से मेरे को दिखता भी रहेगा और मैं लिखता भी रहूँगा। सेलिंग प्राइस आपका है आपका 20 रुपये, और फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिख रहा होगा ना आराम से, ₹60,000, 60K लिख दिया मैंने, के का मतलब 1000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कितना है? 40%। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? बीईपी फाइंड आउट करना है यूनिट्स में। ठीक है, चलें अब इसको यहाँ पे हमने डाटा लिख लिया है पूरा। पेन बदल लेते हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, आपको और अच्छे से दिखेगा। चलें, सॉरी एक तो यार, चल यहाँ करते हैं। देखो आप यहाँ ले लेते हैं। चलिए इसका चार्ट बना लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? ₹20। ठीक है, और उसके बाद क्या रखा है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो दे रखा है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल कितना दे रखा है? 40%। तो मतलब क्या कि जब कंट्रीब्यूशन 40 का होगा और सेल 100 की होगी तब जाके ही तो कंट्रीब्यूशन 40% आया है। ठीक है, और जब कंट्रीब्यूशन 40% है ना, तो सेल तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी? वेरिएबल कॉस्ट 60% रही होगी। ऐसे ही तो होता है, क्यों? पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? देखो ऐसा होता है, सबसे पहले सेल्स होती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे चलता है ये सीक्वेंस। ठीक है, ये है आपका टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, आपको देखना है, आपको पढ़ना है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती है। अब आपको पता है कि जब कंट्रीब्यूशन आपका 40% है तो कंट्रीब्यूशन किसका 40% है? सेल का। तो अब सेल हमें कितनी दे रखी है? सेल हमें दे रखी है यहाँ पे 20 रुपये। ठीक है, तो 20 रुपये में से हम कुछ वेरिएबल कॉस्ट का माइनस करेंगे 60%। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या है आपका? 40%। तो 40% 20 का कितना हो जाएगा?
20 का 40% हो जाएगा आपका 8 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 12 रुपये। 12 रुपये की आपकी हो गई वेरिएबल कॉस्ट। 1 मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ा लाइट चली गई है, लाइट जला लूँ दूसरी। चलिए वापस आते हैं, लाइट चली गई थी, थोड़ा लाइट जलाने के लिए दूसरी किया था मैं। ठीक है, तो हमने देखा 20 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस दे रखा था, कंट्रीब्यूशन 40% था, तो कंट्रीब्यूशन कितना निकल आएगा यहाँ पे? 8 रुपीज़ निकल आएगा। ठीक है, निकालना क्या था हमको? बीईपी निकालना है। ठीक है, वो भी यूनिट्स में। चलिए, तो बीईपी आपका होता है यूनिट्स में, उसका फॉर्मूला होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं यहाँ पे कितनी है। फिक्स कॉस्ट है आपकी, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 60,000। 60,000 कंट्रीब्यूशन कितना निकला है आपका? कंट्रीब्यूशन निकला 8 रुपीज़। तो 8 से ये चला गया, 8 7 जो 56, 8 5 जो 40, 4 बजे 0 0 0। तो ये आ गया आपका 7500 यूनिट्स आपका बनेगा बीईपी। और बीईपी यूनिट, जब बीईपी यूनिट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। इस पॉइंट ऑफ यूनिट पे जब कोई कंपनी, मतलब ये वाली कंपनी जो ये है, कौन से क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सा 82 था शायद। एबीसी लिमिटेड जब 7500 यूनिट बेचेगी, है ना, तब तक तो उसे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? मतलब ऐसी सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब ये इस ऐसी यूनिट पे सेल करना जहाँ पे कंपनी को ना तो लॉस हो रहा है और ना प्रॉफिट हो रहा है, तब ऑन कॉस्ट चल रहा है सारा मामला उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 7500 यूनिट। ठीक है, चलें आगे जल्दी जल्दी। प्रैक्टिकल में थोड़ा चीज़ें टाइम तो लगता है। चलें देखें 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 जी, आपका टैक्स का क्वेश्चन है। टैक्स वाला पार्ट मैं आपको बाद में कराऊंगा, मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब लाइक कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि टैक्स में जो होता है, टैक्स में अमेंडमेंट आ जाती हैं और मैं इस क्वेश्चन को समझाऊँ नए अमेंडेड चीज़ों के हिसाब से, और हो सकता है ये पुरानी के हिसाब से, तो उस चक्कर में मैं पूरा टोटली जो अमेंडेड चीज़ें हैं ना, उसके हिसाब से मैं आपका कंटेंट बना रहा हूँ। 1-2 दिन में टैक्स का मैं पूरा एक साथ डाल दूंगा, क्वेश्चंस भी और टॉपिक्स भी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन मिला 97 वाला। 97 वाला देखते हैं। कैलकुलेट करना EFC। व्हाट इज EFC? EFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, किसी को नहीं पता हो तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये क्वेश्चन उठ के आया है आपका इको वाले चैप्टर से। इको वाला चैप्टर है ना, जिसमें कॉस्ट वॉस्ट निकालनी होती है। AFC, ABC, BC, इस तरीके के जो चार्ट होते हैं, कॉस्ट वाला क्या कहते हैं उसका, याद तो मुझे नहीं आ रहा चैप्टर का नेम, बट वो कॉस्ट वाला चैप्टर है कोई, है ना। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इस तरीके की चीज़ें जो निकलती हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या। EFC है, निकालना है 2 यूनिट पर, मतलब इस वाले पॉइंट ऑफ पे EFC कैलकुलेट करना है आपको। चलिए देखते हैं, है ना। तो आउटपुट दे रखा है आपको, आउटपुट कितना दे रखा है देखें। आउटपुट 0 यूनिट थी तो आपका टोटल कॉस्ट थी 580। 1 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 695, और 2 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 850 रुपये। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेंगे। तो अब देखो, सबसे पहली बात होती है टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, वो ये चीज़ है कि देखिए वेरिएबल कॉस्ट, अगर कोई भी आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना, आपका वेरिएबल कॉस्ट तब चालू होती है जब आप कोई प्रोडक्शन चालू करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपका 0 आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगी, है ना। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी? वेरिएबल कॉस्ट ऐसे बढ़ेगी आपकी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी आपका रेट ऑफ कंजम्पशन होगा चीज़ों को लेके, है ना, ठीक है, स्टॉक्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके। वही फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस करो चाहे ना करो, है ना,
आपको फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ बियर करनी ही करनी है। जैसे कि आपने फैक्ट्री ले रखी है, लैंड ले रखी है, किस पे, रेंट पे। तो अब आप उस फैक्ट्री में कुछ यूनिट बनाओ या ना बनाओ, जिसकी वो फैक्ट्री है वो तो रेंट लेने आएगा, नहीं आएगा, आएगा, जाहिर सी बात है ना। आपने गेट कीपर रख रखा है, कोई चौकीदार रख रखा है ना, तो क्या वो अपना बिल लेने आएगा, नहीं आएगा, आप, है ना। आपकी फैक्ट्री भली खाली पड़ी है पर वो आपके लिए चौकीदारी कर रहा है, उसकी सैलरी बनेगी नहीं बनेगी, वो फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। और ऐसे कुछ नेचर के खर्चे होते हैं जो फिक्स कॉस्ट में आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना। आप, ठीक है, आप जो सोच रहे होंगे कि सर हमने प्रोडक्शन तो किया नहीं है ना, तो प्रोडक्शन नहीं किया तो मशीन नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा आ जाएगा क्योंकि आजकल क्या है कि आप देखते हो चाहे आप यूनिट खर्च करो नहीं करो, बट आपको एक फिक्स्ड सरचार्ज देना ही पड़ता है हर महीने, ठीक है। हो सकता है दिल्ली वगैरह में नहीं देना पड़ता हो, है ना। दिल्ली का मैं एक्सेप्शन मानना, और ये एक्सेप्शन मान के चल रहा हूँ कि आप जो मेरी वीडियो देखने वाले लोग हो वो इंडिया के ही हो, ठीक है। तो हमें एक सरचार्ज देना पड़ता, तो सरचार्ज वाला पार्ट तो हो गया आपका फिक्स कॉस्ट। और फिर उसके ऊपर जो यूनिट आप जिस भी हिसाब से यूनिट खर्च करोगे, कंज्यूम करोगे, उसके हिसाब से 2 रुपीज़ यूनिट पर 5 रुपीज़ यूनिट जो भी होगा, मतलब किसी की 100 बनी तो 100 इंटू 5 रुपये यूनिट चल रही है तो 500 रुपये तो आपकी यूनिट कंजम्पशन हो गया, और 500 रुपये आपका सरचार्ज हो गया। तो ऐसे करके आपका जो बिल हो गया वो आ गया आपका कितना, 1000 रुपये। तो मैंने ये छोटा सा ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो भाई फिक्स कॉस्ट तो 0 यूनिट पे भी आ रही है, देखो, है ना। अब ये 0 यूनिट पे जब टोटल कॉस्ट 580 दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें फिक्स कॉस्ट तो शामिल होगी नहीं, ये तो आपको पता है ना। अभी अभी मैंने बताया कि 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही होती है, तो 580 की आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है ना। अब फिक्स कॉस्ट की एक बात और होती है, फिक्स कॉस्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट वो फिक्स्ड रहती है। फिक्स्ड कैसे रहती है, वो फिक्स्ड ऐसे रहती है कि मान लो आपकी एक फैक्ट्री है ना, और फैक्ट्री में आपकी मशीन लगी हुई है, फैक्ट्री का जो आपका किराया है वो मान लो 1 लाख रुपए आपका फैक्ट्री का रेंट है, जहाँ पे आपने मशीन लगा रखी है और जो भी जहाँ पे भी आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक। उस फैक्ट्री में आप मैक्स टू मैक्स जो आप मशीन लगा के जो अपना जो प्रोडक्शन बना सकते हो, सपोज करो वो 20,000 यूनिट्स बना सकते हो, उसके आगे नहीं बना सकते, राइट, है ना। क्योंकि मशीन की भी उतनी ही कुव्वत है और आपकी जगह भी उतनी ही है, ठीक है। अब आप 20,000 बना सकते हो, 20,000 तक की यूनिट के लिए तो फिक्स कॉस्ट भाई आपका 1 लाख ही देना है ना, फैक्ट्री का रेंट। समझ में आ रहे हो क्या कर। अब मान लो कि आपको 20,000 से ज़्यादा का प्रोडक्शन करना है, आपको 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है ना, तो बाकी के 30,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं दूसरी फैक्ट्री अपनी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, है ना, दूसरा प्लांट कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। तो अप टू अ सर्टेन लिमिट फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स्ड रहती है, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने समझ लिया। तो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट में हमने क्या देखा कि 580 की आपकी हो गई फिक्स कॉस्ट, ठीक है, जो 0 यूनिट पे भी रहेगी, 1 यूनिट पे भी रहेगी और 2 यूनिट पे भी रहेगी, सेम, ठीक है, सेम रहेगी। अब क्या पूछ रहा है वो, AFC पूछ रहा है, तो AFC कैलकुलेट करनी है हमको सेकेंड यूनिट पे। तो AFC कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं AFC इक्वल टू हो गया आपका TFC मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन यूनिट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं कितनी आई थी, TFC कितनी है 580, तो 580 है आपकी 580 अपॉन 2, तो सेकेंड यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट बनेगी अब तो 2 2 4 2 9 18 और 2, तो आपकी जो AFC बनेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट बनेगी सेकेंड यूनिट पे, वो बनेगी आपकी 290, ठीक है। इसको इतना डिटेल में समझाने के लिए समझाना इस वजह से ज़रूरी था कि मान लो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है यही आएगा, पर क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप क्या कर लोगे, और बाकी के क्वेश्चंस को भी कहीं ना कहीं दिमाग लगा के करने की कोशिश करोगे, ठीक है। चले आगे, इसको रफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा इधर साइड का पेपर क्लीन है, तो आगे चलते हैं, बाद में देखेंगे। तो इसका आंसर 290 बन जाएगा। समझाने का मतलब बस इतना रहता है कि मान लो अगर क्वेश्चन ये ना आके कोई और आ गया
या कोई वेरिएबल कॉस्ट निकालने का आ गया, एबीसी निकालने का आ जाता, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड रहेगी। फिक्स कॉस्ट को हटा के, पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट को हटा के जितनी टोटल कॉस्ट बन रही है उस वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन रही है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर दोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी आ जाएगी आपको। ठीक है, तो ये सब बताने का मकसद वीडियो को की लेंथ बढ़ाना नहीं है। मैं तो और चाह रहा हूँ कि लेंथ आपकी कम से कम रहे, बट चक्कर बस यही बनता है कि चीज़ें क्या हो, इजीली हो जाए। चलिए देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है एक आपका शायद। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं साइड में। टोटल देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, यही देख लेते हैं। देखो ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है मशीन की 1,26,000, साल्वेज वैल्यू दे रखी है 6,000। व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर एज कैलकुलेटेड यूजिंग द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड का यूज करना है आपको। कौन सा मेथड लगाना है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड लगाना है। यदि उन्होंने यूनिट प्रोड्यूस करी है सेकेंड ईयर में 5,000, ठीक है, और टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है आपका 50,000 यूनिट बना सकते हो आप उस मशीन से। तो आपने जैसे देखो, आपने वो वाला मेथड पढ़ा है ना, एसएलएम मेथड। तो एसएलएम मेथड की तरह ही होता है आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एसएलएम मेथड में डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, क्या करते हो, कॉस्ट करते हो माइनस स्क्रैप वैल्यू कर देते हो, ठीक है, अपॉन क्या कर देते हो, अपॉन लाइफ ऑफ एसेट करते थे या नहीं करते थे? ये तो करते थे, है ना। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी ऐसे ही है, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड जो उसी के पार्ट हैं, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड के पार्ट हैं जी, ठीक है। कभी क्वेश्चन में आ जाए स्टेटमेंट बेसिस पे तो और लिखा हो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से मिलते हुए मेथड कौन कौन से, तो ये उसी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट दे रखी है, इसको करेंगे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या लगा हो जाएगा फॉर्मूला। जब मैंने बोला जी एक जैसे हैं तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, फॉर्मूला भी ऐसे ही हो जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट या टोटल एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि वो मशीन टोटल पूरी अपनी जिंदगी में कितना क्या कर पाएगी, कितना प्रोडक्शन कर पाएगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो मशीन लगा रखी है वो टोटल अपनी पूरी लाइफ टाइम में 50,000 यूनिट बना पाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब इससे समझा दिया ना मैंने फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला ऊपर समझा दिया। तो कॉस्ट कितनी है आपकी, 1,26,000, 6,000 उसमें से माइनस कर दिए, ठीक है। कितनी बना पाएगी पूरी साल में, 50,000 था या 5,000 था, देख लेते हैं कितना बना पाएगी। टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 5,000। तो ये आपका हो गया जो डेप का जो फिगर हो गया वो हो गया ये, कितना हो गया देख लेते हैं एक बार। मैं कैलकुलेटर चूज कर लेता हूँ। चलिए कैलकुलेटर तो मुझ पे आसपास है ही नहीं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा देख लीजिए, 1,20,000 अपॉन 50,000। तो 50,000, 1,20,000 अपन 50,000, 3 जीरो से 3 जीरो चलिए, 4 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 का भाग आपने दिया, किसमें दिया, 5 का भाग दिया आपने 12 में, 12 दूनी 10, 2.0 5 हो जाए, तो 2.4 आपका डेप्रीशिएशन बना है, ठीक है। 2.4 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो हो गया डेप्रीशिएशन का रेट, है ना, डेप्रीशिएशन का रेट हो गया एक तरीके से पर यूनिट पे। तो अब ये देखेंगे कि भाई दूसरे साल में उन्होंने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं। दूसरे साल में उन्होंने 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो जब 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो डेप क्या हो जाएगा, जो डेप का रेट निकाला है 2.4 उसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 5,000 दूनी 10,000 तो ये हो गए, और 5,000 प्लस ये हो गए आपके 5,000 से 4 हो गए तो 4 5 20, तो जी 2,000 और हो गए। तो आपका जी आ जाएगा आपका 12,000 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, मैं जूम आउट कर देता हूँ इसको, ठीक है। कहाँ गया जी, मैंने जूम आउट कर दिया, ठीक है। चले आगे,
चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, आगे चलते हैं। यार क्वेश्चंस कराने में वाकई में मेहनत लगती है, इसीलिए यूट्यूब पे और कोई कराता नहीं है। अब समझ में आया मेरे क्यों नहीं कराते हैं लोग क्वेश्चंस। एक तो मेरे पे ये रिसोर्सेज भी कम है, क्या किया जाए। वरना आप जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, फिर मैं ऑनलाइन ठीक लाइव क्लास पे समझाया करूँगा सारी चीज़ें जी। अच्छा जी, जो एक चीज़ और बता दूँ, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके शेयर वाले, जो मैडम कराएंगी, मैडम ने इस पर एक्चुअल में ऑलरेडी इस पर वीडियो बना ली है ना। तो अब मैं समझाऊँ और वो समझाएंगी तो फिर कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएगा, डबल मेहनत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी आपका डेप्थ से, चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इन द बुक्स ऑफ डीलिमिटेड मशीन ये अकाउंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस 60,000 का 1 अप्रैल 2012 में। द मशीनरी वाज सोल्ड ऑन सितंबर 30 2013 में 30,000 रुपये की बेच दी है। ठीक है, द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करने, कैसे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को का दूसरा नाम क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसी से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% पर एनम के हिसाब से। डेप्रिसिएशन 12-13 का फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है मशीनरी पे। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मशीनरी की डेबिट बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस मतलब एक तरीके से उसकी WDB कितनी है, 1 अप्रैल WDB 1 अप्रैल 2012 में कितने की दे रखी है, 60,000 की दे रखी है। ठीक है ना। और बेचा कब है, सेल कब की है, सेलिंग डेट कौन सी है, एस फॉर सेल है यहाँ पे। सेल कब करी है उन्होंने, 30 सितंबर 2013 में। तो 30 सितंबर 13, सितंबर का 13 9 मई महीना होता है ना, एक बार देख लीजिएगा, है ना। लाइव में जो होता है कि इंसान पूछता रहता है तो बच्चे बताते रहते हैं, है ना, क्या 9 मई महीना होता है सर, आगे बढ़ो, चलो जल्दी जल्दी करो। ठीक है, 20% पर एनम के हिसाब से आपका वो लग जाएगा। तो 12-13 का आपका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है एक तो। ठीक है, तो 12-13 का डेप्रीशिएशन जो बनेगा वो बनेगा 12। अब देखो जैसे 1 अप्रैल को खरीदी है ना, तो अप्रैल से लेके आपका जो फाइनेंशियल पीरियड बनेगा वो बनेगा अप्रैल से लेके बनेगा 31/3/2013 तक का बन जाएगा। तो 31/3/2013 तक का 60,000 पे आप डायरेक्ट 20% लगा दो। पूरी साल का मांग रहा है यार, पूरी साल का कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 600 × 20 हो जाएगा आपका 12,000। तो आपका डेप्रीशिएशन बन जाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, बहुत ईजी है, डायरेक्ट है ना। तो पूरी साल का हो गया, फिर क्या कह रहा है वो, प्रॉफिट एंड लॉस और पता करना है मशीनरी पे। आपको पता चल गया 31 को महीना हो रहा है, 31 से लेकर सितंबर तक फिर कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का डेप और देख लो। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ रही होगी, इसी में से माइनस करते हुए लगाना है डेप। ये और याद रखना, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है उसमें से जो डेप चार्ज हो गया उसको माइनस करके फिर दोबारा डेट चार्ज करना। तो अब मतलब क्या है, 31/3/2013 को उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई थी, 48,000। तो 48,000 पे फिर से 20% के हिसाब से 6 महीने तक और डेप लगा दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो चली गई साहब जी, 12 से ये चला गया 4 बार और 0 बार, 40, 4 दूनी 8, 8 और डबल जीरो 800, 800 इंटू 6, 800 इंटू 6 हो गया आपका 4800। तो अब क्या करेंगे आप, 48,000 में से 4800 और डेप के माइनस कर देंगे, क्योंकि मशीन आपकी टोटल कब बिकी है, सितंबर महीने में बिकी है। तो सितंबर महीने तक का 6 महीने का और डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ना। तो सितंबर महीने तक का डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया 0 0, 10 में से 8 गए 2 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे और 4, इतनी वैल्यू अब उसकी रह गई है, WDB जो रह गई है। अब कब रह गई है, 31/9/2013 को इतनी वैल्यू उसकी थी। और बेची हमने कितने में, बेची है शायद हमने, कितने में बेची है, 30,000 में बेची है।
है ना। और 30,000 में सॉरी एक यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये चीज़ गलत लिख दी है बस 31 की वाली बात, क्योंकि जो सितंबर का महीना होता है वो 30 का होता है, ठीक है। इसके लिए ये चीज़ आप देख लेना, ये मैंने शायद इधर गलत लिख दी है, डेट गलत लिख दी है, बाकी बात वही है। अब उसकी उसकी मतलब वैल्यू कितने की है, 43,200 की, और बेच रहे हैं वो 30,000 में, तो 13,200 का यहाँ पे उनको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा लॉस करा दिया उन्होंने 13,200 का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो आपका बन जाएगा आपका डी, 12,000 का डेप्रीशिएशन, 13,200 का आपका लॉस। वैसे डेप्रीशिएशन से ही आ जाता है ये ऑप्शन। तो मान लो डेप्रीशिएशन आपने कैलकुलेट कर लिया किसी पे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, हम पे ज़्यादा समय नहीं होता है, तो उस टाइम पे हम पूरा ना कैलकुलेट करके बस डेप्रीशिएशन की फिगर देख लो, क्योंकि डेप्रीशिएशन और किसी भी ऑप्शन में 12,000 यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलें अगला 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 चलो 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 जल्दी मिल जाए कोई क्वेश्चन। चलिए जी राइट क्वेश्चन आया, और बढ़िया क्वेश्चन सा लग रहा है, ईओ क्यू का है। ईओ क्यू की मैं कह रहा हूँ अभी भी जल्दी से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ईओ क्यू से आपके दबा के क्वेश्चन बनने हैं, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा मेरी माने तो। चलें, नहीं तो मेरे से कह दीजिएगा, मैं इसका एक टॉपिक बना दूंगा, सब क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ला के कुछ फॉर्मूले ला के मैं पूरा ये कर दूंगा। चलिए पढ़ते हैं। अब द मिनिमम स्टॉक लेवल दे रखा है आपका, एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। एक रॉ मटेरियल है जिसका मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल आपको दे रखा है। मिनिमम 4,000 है, एवरेज आपका 9,000 है। तो री ऑर्डर क्वांटिटी पूछा है, री ऑर्डर लेवल नहीं पूछा, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। एक बार इस टॉपिक को पढ़ना जरूर, है ना। मैं ये कहूँगा कि इस टॉपिक को छोड़ना मत, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा, है ना। मटेरियल कॉस्टिंग का है शायद ये, है ना, कॉस्ट चैप्टर में से, तो उसको आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन वैसे करा देता हूँ। तो देखिए, एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आपका एवरेज इन्वेंट्री लेवल का। तो उसमें क्या होता है आपका, एवरेज इन्वेंट्री लेवल में होता है आपका या तो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी में जब हम मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक को जब ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, हमें मिल जाता है एवरेज इन्वेंट्री लेवल, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री लेवल आपको दे रखा है यहाँ पे कितना दे रखा है, 900 है, 9,000 है, 9,000 दे रखा है, 9,000, ठीक है। सॉरी ये लाइन गलत छप गई। इन्वेंट्री लेवल 9,000 दे रखा है, मिनिमम लेवल कितना दे रखा है, मिनिमम लेवल दे रखा है आपको 4,000, 4,000 प्लस हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फिगर प्लस में ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो के 5,000 रह जाएगा यहाँ पे। 5,000 इक्वल टू हाफ ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी। री ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो री ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 2 10,000। तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 10,000। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आंसर गलत भी दे रखे हैं, है ना, तो उसको आप एक बार ध्यान में रखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें आंसर गलत दे रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यही है आपका, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड में आपका देखिए, इसमें से पूछा कौन सा ट्रू नहीं है। एक बार मैं आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे भी एक वीडियो बना दूंगा, एक क्विक रिवीजन की, अगर कहोगे तो। वैसे मेरे अपना खुद का मन नहीं है अब, क्योंकि मुझे उस हिसाब से आप रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, लाइक और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, बना दूंगा अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कहोगे तो। चलिए देखते हैं। देखो, पीवी रेशो का फॉर्मूला एक तो ये होता है जो दे रखा है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, जो पीवी का रेशो का फॉर्मूला होता है। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट, ये नहीं होता है ना। अब मैं देख रहा था ना, जब मैं समझा रहा था, क्यों समझाता हूँ सारी चीज़ें डीपली। देखो, सेल्स का कुछ फिगर होता है एक्स एक्स एक्स, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
ठीक है, एक्स 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 ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपका, और कंट्रीब्यूशन में से जब आप क्या माइनस करते हो, कंट्रीब्यूशन में से आप क्या करते हो, माइनस प्रॉफिट माइनस करते हो, है ना, या फिर कंट्रीब्यूशन में से आप यहाँ पे ऐसा कर ले, कंट्रीब्यूशन में से आप जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो आपका क्या आ जाता है, तब आता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज को देख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट आपको निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट को इधर ले आते हैं और प्रॉफिट को उधर ले आते हैं, तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू तो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। इसीलिए मैं ये सबरे चार्ट बना बना के आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ताकि अगर कोई चीजें समझने वाला वो इंसान होगा तो समझ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहा है, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन प्लस माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट होता है जबकि, तो यही वाला आपका ऑप्शन बन जाएगा। बाकी के जो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, वो कहाँ गया, एक तो इससे मैं बहुत परेशान हूँ, बार बार पता नहीं कहाँ चला जाता। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन जो बन जाएगा, ये ऑप्शन सही है, इसका ये फॉर्मूला सही है, पीवी रेशियो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईएस होता है। बीईएस व्हाट इज बीईएस, ब्रेक इवन सेल्स, बीईएस मतलब ब्रेक इवन सेल्स, और पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स भी होता है। तो यही वाला फॉर्मूला आपका गलत था और ये हमने पकड़ लिया। ठीक है, यही उसने पूछा था। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से ईओ क्यू पे क्वेश्चन नंबर 77 सा क्वेश्चन ना दे रहा। चलिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12% दे रखा है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो गलत है, उन्होंने ढंग से मेंशन नहीं किया इसमें कि किस चीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है नहीं निकालना है, बट मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया आज। ठीक है, तो यहाँ पे जो होना चाहिए, यहाँ पे उसको उनको ये डालना चाहिए था क्वेश्चन में, कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट है आपकी 12% ऑफ कॉस्ट 12% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा डालना चाहिए था उन लोगों को इस क्वेश्चन में, जो कि उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं इसी बेसिस पे मान के चल रहा हूँ कि कैरिंग कॉस्ट उन्होंने 12% ले रखी है ना। ऑर्डर की जो कैरिंग कॉस्ट है उन्होंने कॉस्ट पर यूनिट की 12% मान रखी है। तो चलिए, ईओ क्यू का सवाल है, प्राइस क्या दे रखा है पर यूनिट, 50 रुपये। नंबर ऑफ यूनिट एक साल में कितनी चाहिए, 5000 यूनिट्स चाहिए एक साल में। और कॉस्ट क्या है प्लेस करने की एक ऑर्डर को, वो है आपकी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज कितनी है, प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर इज 54 रुपीज़। तो अब वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी परचेस्ड एट अ टाइम। जब ऐसी बात पूछता है ना कि कितनी यूनिट्स परचेस करनी चाहिए एट अ टाइम, तो उसका मतलब है आपको क्या निकालना है, आपको ईओ क्यू निकालना है या फिर रीऑर्डर लेवल निकालना है, जिसको हम कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी रीऑर्डर लेवल नहीं, रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस केस में हमारा वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा जो मैं कल बता रहा था। क्या बता रहा था, देखो, ई ओ क्यू इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन, है ना। एनुअल कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट एक ही बात है, एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, ये आपका होता है। तो इसमें क्या क्या डालना है आपको, कितनी है, देखो 50 रुपये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 5000 रुपये है, तो सॉरी 5000 यूनिट हमको ऑर्डर करनी है। तो 2 इंटू 5000 किया हमने यहाँ पे, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 54 रुपीज़, कितनी है 54 रुपीज़। अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर, तो मैंने क्या बोला था, पर यूनिट पर एनम कितनी लेकर चलनी है, 12% किसकी, 5 रुपये था 50 रुपये था, 12% और 50 रुपये, यहाँ पे लिख देते हैं 12% ऑफ 50। देखो 50 का 10% क्या हो जाएगा, 5, है ना, 5 रुपये हो जाएगा 50 का 10%। और 50 का 10% जब 5 रुपये हो जाएगा, और 2% कितना हो जाएगा, 2% आपका 1%, 1% 0.1 हो जाएगा, और 1% 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 2 ओम, 1% में 0.5 आ रहा है, तो 2% में आ जाएगा
चलिए देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यार कैलकुलेशन वैसे अगर इंसान जब पेपर में करता है ना तो अलग ही मूड होता है, और जब यहाँ करता है तो क्वेश्चन को जल्दी करने का मूड होता है, क्योंकि वीडियो लंबी होती चली जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेटर पर देखते हैं। चलिए आपके सामने कैलकुलेटर आ रहा कैलकुलेटर। चलिए ठीक है, कितना था ये आपका 2 × 5,000, ठीक है, ×54। मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन कर लें ताकि, ठीक, 5,40,000 हो गया। देखो यहाँ पे ठीक है, 2 × 5,000 × 54 अपॉन में क्या है, अपॉन में है, चलिए अपॉन में है 50 का 12%। एक बार देखिए 50 कहाँ गया, हाँ ये रहा, 50 × 12%, तो 6 रुपये बन गया वहाँ पे। हमें वही कैलकुलेट कर रहा था 6, तो 5,40,000, अरे यार 5,40,000 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना बना, 90,000। 90,000 आपका बन गया, और 90,000 को हमको काय में लेना, अंडर रूट में। 300 आपके यहाँ पे बन गया। तो 300 यूनिट आपका यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा। कहाँ चला गया, समझ में आ गया ना आपके, मैंने समझाया यहाँ पे। एक तो ये डिलीट हो गया, यहाँ पे है 5,000 और अपॉन में है जी 12%। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको 300 यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, चीज़ें आपकी यही रहेगी। कैलकुलेटर से समझाने का उद्देश्य बस इतना था ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करके आगे बढ़ जाएं। तो 300 यूनिट इसका आंसर बनेगा। यहाँ पे जो आंसर जो दे रखा है वो बहुत गलत दे रखा है। क्यों दे रखा है मेरे को नहीं पता। अगर ये 12% कैरिंग कॉस्ट के हिसाब से अगर इन्होंने आंसर दे रखा है तो यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए वो आपको बनना चाहिए 300 यूनिट, ना कि 400 यूनिट। 400 यूनिट गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। और इस क्वेश्चन को उनको और ब्रीफ में कहना चाहिए था कि 12% जो इंटरेस्ट रेट है वो कैरिंग कॉस्ट है, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में कहीं पे भी कहा नहीं है। हमने अपने मन से लेके किया है, मन से लेके करने के हिसाब से हमारा जो आंसर जो बनता है वो 300 बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बीईपी का। बीईपी इन द सेंस ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड है, और जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है। आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपका वीडियो बना दूंगा इस पर भी एक क्विक रिवीजन के साथ। इसको देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ली लिमिटेड का। वेरिएबल कॉस्ट 60% है, फिक्स कॉस्ट 30% है, नेट प्रॉफिट 10% है, और सेल्स आपकी 100%। चलिए देख लेते हैं। वो चार्ट बनाना आपको आता है तो बनाने लग जाइए मेरे साथ साथ। अपनी कॉपी ले लीजिए। 1,00,000 रुपये की सेल है, ठीक है, 1,00,000 रुपये की सेल है, और 1,00,000 रुपये की सेल में यहीं पे सॉल्व कर दूँ क्या, यहाँ पे यहाँ पर जगह नहीं है। 1,00,000 रुपये की सेल है, ठीक है। सेल में से हम क्या माइनस करते थे, सबसे पहले मेरे साथ रिपीट करेंगे आप सब। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कितनी है, 60,000 है शायद, 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना बन गया, 40,000, और जी आपका हो गया एक तरीके से 40%। निकालना क्या है वो देखते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हो गया आपका कितना, 40,000, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देंगे इसमें से। जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे 30,000 की, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट आ जाएगा आपका 10,000। समझ में आया नहीं आया, बस ध्यान से देखते रहे चलो, मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास रहता ही है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो जी आप फिगर क्या बन गया, जी बन गया प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़, ये इस पूरे चार्ट को याद कर लो। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। जी हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, तभी जाके आपके क्वेश्चन, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वो तीसरा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा के ही नहीं दे रहा है वो, या तो डेप्रीशिएशन में से दे रहा है, या मार्जिनल कॉस्टिंग में से दे रहा है, या ईओक्यू में से दे रहा है, या फिर कंसाइनमेंट में से दे रहा है। इसके अलावा पूरे पेपर में कोई क्वेश्चन ही नहीं है प्रैक्टिकल का। बाकी जो क्वेश्चन है वो शेयर्स का है बस, ठीक है। ये 5 चैप्टर हैं जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके बनने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं ना मुझे तुम्हें कराने से पहले। भाई मैं भी तो इंसान हूँ, हार्ड मास का बनाऊँ, देखना तो मुझे भी पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बस ये है कि मेरे से थोड़ा जल्दी हो जाता है, तुमसे थोड़ा लेट होगा, क्योंकि मेरे को आदत है। चलें
तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपका यूनिट्स में निकालना है, कैसे निकालना है। देखो सभी चीज़ें जब हमको यहाँ पे रुपीज़ में दे रखी हैं तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक इवन पॉइंट को भी रुपीज़ में ही निकालने की कोशिश करेंगे। पूछो क्यों, जब जैसी चीज़ें दे रखी हैं उसी के हिसाब से निकाल लेंगे। तो हमने जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको बताया था, रुपीज़ वाला वैल्यू वाला बताया था ना, बताया था नहीं बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। तो वैल्यू में क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, जब फिक्स कॉस्ट को हम ऊपर रखते हैं, फिर कॉस्ट को सब हम ऊपर रखते हैं, है ना, अपॉन पीवी रेशियो को हम नीचे रख देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख देते तो यहाँ पे ये आ जाती, ये यूनिट्स में आ जाती, पर हम यहाँ पे हमको जो मिलेगी फिगर वो मिलेगी आपको वैल्यू में मिलेगी। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 30,000 ही तो है, अभी तो देखी थी 30%, 30,000। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कितना बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन 40,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन कितना है 40% ही मेरे ख्याल से। तो 30,000 अपॉन 40 इंटू 100 करके देखो जरा, है ना, 0 से 0 चली गई। ठीक है, ये 2 बार चली गई। ठीक है, और ये कितनी बार चले गए, 15,000 बार। फिर से चला गया 7,500 बार, 7,500 इंटू 10, 75,000 इसका आंसर बन जाना चाहिए। तो क्या 75,000 ऑप्शन में है, कौन सा क्वेश्चन है भाई, भाई 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 क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ। 75,000 है आपका ऑप्शन में, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा आपका 75,000। एक बार जूम आउट कर देता हूँ मैं पूरा जो मैंने लिखा है। ठीक है, देख लो आप अच्छे से, ये चार्ट याद कर लेना, चार्ट को चार्ट बना के चार्ट जाना पेपर आने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर भी लिख देता हूँ, लो तुम्हारे लिए, क्या तुम भी क्या याद करोगे, है ना, किस दिलदार आदमी से पाला पड़ा है। 75,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, हो गए, जी हो गया। कितने मिनट हो गए यार, सेशन को देखूं, 51 मिनट हो गए, क्या करूं, बंद कर दूं या आगे कराऊं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो। एक तो यार तुम जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ मेरे, जल्दी जल्दी, फिर मैं लाइव ही पढ़ाया करूंगा। और बताओ, एकदम बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, एकदम लाइव, लैपटॉप से कनेक्ट करके बिल्कुल। ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और फ्री में लो हर चीज़। और बताओ, चलो हो गया ना 75,000। चलिए अगला देखते हैं, अगला भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है, बोल रहा हूँ मैं, पढ़ लो इसको ना, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, 79 वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या निकालना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। एक सिंगल प्रोडक्ट दे रखा है, सेलिंग प्राइस 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड 6,30,000 के साल के, और प्रॉफिट है आपका 60,000। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, जो भी हम लिखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में, लिखेंगे मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसा होता है देखते हैं। वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल सेल्स में से, एक्चुअल सेल्स में से जब आप क्या कर देंगे, बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब रुपीज में आ जाएगी वही, और वही वैल्यू, है ना। और यहीं पे अगर एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी में अगर आप बीईपी सेल्स क्वांटिटी को घटा देंगे तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी आपकी फिर क्वांटिटी में आ जाएगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहता है, क्वांटिटी में घटाओगे तो क्वांटिटी में आ जाएगी, और वैल्यू में घटाओगे, रुपीज में घटाओगे तो रुपीज में आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन यार गायब क्यों हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आपके क्या क्वेश्चन है आपका, 20 रुपये सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये, याद रखेंगे। तो ये हम बड़ी देर से कम 4-5 क्वेश्चन कर रखेंगे, तो हमको पता है ना। अरे यार, जल्दबाजी में काम खराब ही होता है, हमने देखा है ना, तुमने भी देखा होगा। चलिए, तो सेल्स कितना है, ₹20 पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज़ पर यूनिट। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, दिमाग में डाल लेना। तो क्या आ जाएगा, 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन। अभी बताया था ना, चार्ट को चार्ट बना के चार्ट जाओ, पर तुम्हें तो करना ही नहीं है, तुम्हें तो मेरे भरोसे ही रहना, ये नहीं है अपने आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो कुछ। कोई नहीं, हम हैं ना, करा तो रहे हैं। बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपना काम कर दिया करो चुपचाप बैठ के।
हमें भी मज़ा आएगा, तुमको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, क्या इतना आ गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 5 रुपये। चलिए अब बीईपी सेल्स निकाल लेते हैं। बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ सब रिपीट करेंगे, अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, आंखें खोल के ही रिपीट करना है। ठीक है, क्या होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर उसमें निकालना। पहले तो देखते हैं हमें निकालना किस में है। ये देखा है में रखा है डाटा, डबल डबल मेहनत नहीं करेंगे ना फिर हम। डाटा आपका सबूरा क्या में दे रखा है, ये दे रखा है आपका रुपीज़ में दे रखा है, तो रुपीज़ में ही चलेंगे भाई। जब रुपीज़ में है, जब सबरी कहानी, तो फिक्स कॉस्ट के नीचे से हम कंट्रीब्यूशन प्लस पर यूनिट को हटा के क्या लिख देंगे, पीवी रेशो लिख देंगे भाई। क्योंकि क्या है, हमें भी पता है कि हमें बीईपी सेल्स निकालनी है। बीईपी सेल्स निकालनी है तो पीवी रेशो क्या बन जाएगा 5/20, तो 5 से 4 वाला चला गया तो 25% बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स की तो पीवी रेशो होता है, तो 5/20 × 100, ये इसको कैलकुलेट कर लो। 5 से 4 बाई 4 से 25, तो 25% आपका क्या आ जाएगा पीवी रेशो। और फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है यार, बड़ा झमेला है यार इसमें तो यार, बार बार ऊपर करो बार बार नीचे करो। फिक्स कॉस्ट 6,30,000 और प्रॉफिट याद रखना 60,000 का। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या करना है 6,30,000 अपॉन क्या करना है 25%, कितना कर लेना है 25%। चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, 6,30,000 डिवाइड बाय 25%, तो 25,20,000 आ गया। देख लो आंखें खोल के। कैलकुलेटर का यूज़ करने में हिदायत नहीं दूंगा आपको, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे को तो यहाँ पे सॉल्व करवाने हैं ना। 25,20,000 का ये फिगर आ गया। ठीक है, अरे यार गड़बड़ हो गई क्या, बंद हो गया, देखो बंद हो रहा है ये तो। चलिए बंद हो रहा है, आगे की वीडियो में मैं बाद में कराऊंगा फिर, है ना। रीसेट वन डोंट रीसेट, अरे यार आजा आजा, तो इसमें पूरा कुछ हाँ आ गया। अरे एक मिनट रुको, चलिए ये भगवान बस ये वाला क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो 25,20,000 का आपका क्या आ गया बीईपी सेल्स आ गया। अब हमको पता है एमओएस इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या करना पड़ता है एक्चुअल सेल्स माइनस आपका क्या करना पड़ता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, है ना। हाँ, तो अब हम आगे क्या करने वाले थे, हमें एक्चुअल सेल्स भी तो निकालनी है। एक्चुअल सेल्स इक्वल टू होता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, अपॉन आपका ये वैल्यू आपकी उसमें निकालनी है ना, हमें क्या में निकालनी है ये वैल्यू, यूनिट में निकालनी है, उसमें निकालनी है। तो इसमें हो जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालनी है तो। और अगर उसमें निकालनी है तो पीवी रेशो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नीचे हमको पीवी रेशो हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो पीवी रेशो ही कर लेते हैं भाई। पीवी रेशो अभी तो निकाला था 25%। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 6,30,000, देखो 6,30,000, 60,000 का प्रॉफिट था ना यार। कुछ तो बताया करो यार तुम मुझे, बार बार मुझे को सारी मेहनत करनी पड़ रही है, ऊपर जाके नीचे आओ ऊपर जाके नीचे आओ, आजा आजा आजा। 60,000 का ये भाई साहब, कितनी मेहनत लगती है क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में, फिर भी लाइक नहीं आते, फिर भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, क्या करेगा इंसान है, क्या करेगा बताओ। कुछ नहीं करेगा, वीडियो बनाएगा और क्या करेगा, और तुम्हें देगा बना बना के अपॉन 25%। चलें, तो 6,90,000 का फिगर आ गया यहाँ पे, 6,90,000 अपॉन 25%। ठीक है, ये मैंने समझा दिया पूरा। देखो जूम आउट कर देता हूँ तुम्हारे लिए और बताओ, अरे जूम आउट भी नहीं हो रहा है, क्या हो गया है इसमें। आज तो किस्मत खराब है या चीज़ें खराब हो रही हैं, उसको छोड़ो, चलो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 6,90,000 दिख गया, डिवाइडेड बाय 25%, तो कितना आ गया 27,60,000। 27,60,000 आ गया आपका एक्चुअल सेल। 27,60,000 की एक्चुअल सेल थे, बीपी सेल कितनी थी 25,20,000 की। तो 27,60,000 में से जब आप 25,20,000
की सेल्स को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी आपकी MOS। MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख, कितनी ऊपर, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। ठीक है भाई लोगों, ये हो गई आपको MOS। मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। इस समय पे चीज़ें पता नहीं ढंग से काम नहीं कर रही हैं। अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपका ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा दूंगा। घबराने वाली बात नहीं है। देखो कितना धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है इसमें, बताओ। यहाँ से सही हो गया, चलो, है ना। तो हमने कहाँ तक कर लिए, हमने आपके जो क्वेश्चन करा दिए वो करा दिए 79 तक। इसके बाद के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, जरूर करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो, आपको अच्छा लगता है कंटेंट, तो लाइक कर दीजिएगा, बिना बोले कर दीजिएगा करिए, है ना। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में पहुँचाइए अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, ओके, बाय।